देखो सीरीज एलसीआर सर्किट में हम एक ले रहे हैं इंडक्टर जिसको एल से डिनोट करेंगे, एक कैपेसिटर जिसको सी से, और एक रेजिस्टेंस जिसको आर से हम डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें एलसीआर सर्किट है, अल्टरनेटिंग सोर्स हम दे रहे हैं। मैं आपको एलसीआर की रेजोनेंस कंडीशन समझाऊंगा। पहले ये बताता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है एल, ठीक है, इसमें अल्टरनेटिंग सोर्स अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उसको एक्सएल से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और एक्सएल को आप 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। और अगर आप एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएंगे, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, ये बात हो रही है इंडक्टर के लिए, एल के लिए। अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हो अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्सी, जैसा भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था, और एक्सी की वैल्यू होती है 1 में ओमेगा सी, 1 में ओमेगा सी, या फिर एक्सी बराबर होता है 1 में 2 पाई एफ सी। तो अगर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओगे, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओगे, तो ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा, हाइपरबोला टाइप। और यहाँ पर अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड्स, तो करंट लीड करेगा बाय दी π/2 रेडियन, यानी करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगी। लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट से, और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 रेडियन। वहीं अगर एक प्योरली रजिस्टर सर्किट है, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसमें और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को जब आप कनेक्ट करोगे अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो कोई भी फेज डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे, वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स इन सेम फेज, ये रिमेन्स इन फेज कह सकते हैं। फाइव कितना हो जाएगा, 0। तो रजिस्टर में कोई फर्क नहीं होगा, मतलब कि वोल्टेज और करंट सेम टाइम पर सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्वायर करते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन लीड करेगा इंडक्टर में, वोल्टेज। यहाँ पर कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो वोल्टेज हमने उससे पीछे दिखाया हुआ 90 डिग्री से, और रजिस्टर में दोनों ही सेम फेज में होते हैं। तो अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं, या अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म को लिखूं वोल्टेज में, तो ऐसा होगा कि VL तो ऊपर की तरफ हो गया, VL, ठीक है, नीचे रहेगा VC, और इधर रहेगा VR। तो अगर मैं वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखूंगा, तो देखो ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हैं, तो इसको आप रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हो, VL माइनस VC ऊपर रह जाएगा एक वेक्टर VL माइनस VC, और इधर आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R। तो ऐसे में जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज में उसको V से डिनोट कर देता हूँ, या नेट ए में भी बोल सकते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एक और चीज़, जब आपने सबको LCR सर्किट में तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनके अक्रॉस जो करंट रहेगा ना, वो रहेगा सेम, I की वैल्यू सेम रहेगी तीनों में, लेकिन वोल्टेज इसके अक्रॉस VL होगा, इसके अक्रॉस VC और इसके अक्रॉस VR। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, जो नेट वोल्टेज होगी वो हो जाएगा √VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और अगर आप मान लीजिए रिएक्टेंस के लिए यहाँ पर ट्रायंगल बनाओगे, तो उसको मैं ट्रायंगल बनाएंगे, देखो इस तरह से, जैसे ऊपर हो जाएगा XL, नीचे हो जाएगा XC, और यहाँ पर रहेगा R। मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट XL की वैल्यू ज़्यादा है XC से, तो इसी को मैं कैसे रिड्यूस करूँगा, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर XL माइनस XC, और इधर आ जाएगा ये R। तो अगर मैं नेट इफेक्टिव इम्पिडेंस की बात करूँ, Z की बात करूँ, तो Z को हम कैसे निकालेंगे, देखो Z इक्वल टू हो जाएगा इसमें R का स्क्वायर। एक्चुअली Z क्या है, एक तरह से इसके लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस R, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा XL माइनस XC। तो Z की वैल्यू आएगी R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये हमें जरूरी याद रखना है कि इम्पिडेंस कितना होगा, एक नेट वोल्टेज क्या होगी, और करंट तो सेम रहेगा। अब देखो सीरीज रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में कैसी कंडीशन होती है, जब जो इम्पिडेंस होगा, मतलब ये मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊंगा सारे, बहुत सारे। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि जो इम्पिडेंस होगा यानी कि Z, वो रहेगा मिनिमम। अब वो मिनिमम कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो Z की इक्वल टू है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हम किसी की भी वैल्यू को जीरो नहीं करेंगे, ना तो XL की, ना XC को, ना R की वैल्यू को। लेकिन हाँ, Z की वैल्यू अगर आपको मिनिमम करनी है, तो आप एक कंडीशन ये लगा सकते हो कि XL की वैल्यू XC के अगर बराबर हो जाए, यानी कि जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाएगी, तो Z की वैल्यू मिनिमम आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, Z इक्वल टू R।
ठीक है, कैसा आई, देखो मैंने कहा कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा, 0। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिर्फ आर, यानी कि सीरीज रेजोनेंस में जो इम्पिडेंस होगा इस सर्किट का पूरा वो मिनिमम रहेगा और उसकी वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो पूरा सर्किट है वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में बिहेव करेगा एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो आपको बस एक रेजिस्टेंस मिलेगा सर्किट में उस समय, मतलब इस तरह से वो बिहेव कर रहा है, और वोल्टेज जो भी आप दे रहे होंगे। तो एक कंडीशन मैंने क्या बताई, जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, वो कब होगा, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाए। और देखो जब इंपीडेंस मिनिमम हो गया है तो एक कंडीशन हमारे पास और आ जाएगी, क्या, कि करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा। ये बताता हूँ क्यों हुआ। देखो जब इंपीडेंस क्या होता है, करंट को रोकने वाला फैक्टर, अब जब वो खुद मिनिमम हो गया तो करंट अब इजिली फ्लो कर पाएगा, तो रेजोनेंस में करंट रहेगा मैक्सिमम। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए करंट की अगर आप वैल्यू मैक्सिमम निकालोगे, सो इट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन में आर, मतलब कि जो भी ईएमएफ है अपॉन में इम्पिडेंस, इम्पिडेंस तो आर के इक्वल हो गया, तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और क्या बताया मैंने, एक्सी बराबर हो गया एक्सएल के। अब देखो जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया है तो यहाँ से देखो एक्सएल किसके बराबर था, एक्सएल बराबर था अपना 2 पाई एफ एल के, या ओमेगा एल ले लेते हैं पहले, ओमेगा एल, और एक्सी बराबर किसके, 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो 1 अपॉन एल सी आएगी, या फिर ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में रूट एल सी। और देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन में 2 पाई रूट एल सी। यानी कि एक और कंडीशन हमें पता चल गई, सीरीज रेजोनेंस में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रहेगी एफ आर वो रहेगी 1 अपॉन में 2 पाई रूट एल सी, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एल और सी पर डिपेंड करेगी। तो एक्सएल बराबर हो गया एक्सी के। तो अगर मान लीजिए फेज आप निकालोगे, मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस अगर आप फाइंड करोगे तो फाई कितना आएगा, तो 6th कंडीशन में फाई के बारे में बताता हूँ। जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया है, तो अगर मैं यहाँ पर कोस फाई लिखूँ या इस ट्रायंगल में लिखूँ या इसमें लिखूँ, तो देखो कोस फाई किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो, यानी कि आर अपॉन में जेड। अब जब यहाँ पर रेजोनेंस में जेड की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि वो आर के बराबर है, तो ये जेड को मैं आर लिख सकता हूँ, रेजोनेंस में बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं रेजोनेंस में जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी, तो ये आगे 1, यानी कि रेजोनेंस में कोस फाई को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं, पावर फैक्टर। तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, +1। अब जब कोस फाई की वैल्यू 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 डिग्री। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज रेजोनेंस में जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्योर रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 डिग्री। तो इतनी सारी कंडीशन हमें पता चल गई, करंट मैक्सिमम रहेगा, इम्पीडेंस मिनिमम रहेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। अगर हम करंट का वेरिएशन देखें फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, और मैक्सिमम कब होगा करंट, रेजोनेंस पर, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी एफ आर के इक्वल हो जाए, या ओमेगा जो है वो 1/√LC के इक्वल हो जाए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा आर के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 1/√LC के इक्वल आ जाएगी, करंट मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ है कि करंट, देखो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रख रहे हो तो करंट की वैल्यू लो रहेगी। वैसे भी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, और लो रहेगी आर की वैल्यू तो करंट और भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर केस, अगर हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ले रहे हैं एलसीआर सर्किट में, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर पहले करंट इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, उसके बाद मिनिमम, मतलब उसके बाद वैल्यू कम होती जाएगी। वहीं अगर इम्पीडेंस की बात करें तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो देखो इम्पीडेंस की बात की जाए तो पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इम्पीडेंस कम होगा, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। मिनिमम कब हो जाएगा इम्पीडेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, फिर उससे बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू फिर से इंक्रीज करने लगेगी। एक और चीज़,
जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा वो एक्सेप्टर सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो सभी फ्रीक्वेंसी में से सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू रहेगी मैक्सिमम, इम्पीडेंस की वैल्यू रहेगी मिनिमम। एक और चीज, जो पावर का अल्टरनेटिंग में पावर का फॉर्मूला होता है VRMS, IRMS और कोस फाई। तो यहाँ पर कोस फाई तो 1 हो जाएगा, तो पावर रेजोनेंस में सिर्फ VRMS और IRMS हो जाएगी। एक और चीज मैंने आपको बताया कि XL बराबर किसके, 2πfl के, और XC बराबर है 1/2πfc के। अब यहाँ से एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए XC किसके बराबर है, 1/ωc के, या फिर 1/2πfc के। तो देखो फॉर DC करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0। तो XC की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/0, मतलब कि इन्फिनाइट। यानी कि DC करंट के लिए जो कैपेसिटर होगा वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर करेगा, तो ऐसे में करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि करंट इनवर्सली कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो DC करंट को ब्लॉक कर देता है। सो वी कैन से कैपेसिटर ब्लॉक DC बट अलाउज AC, क्योंकि DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है, तो XC की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो करंट, अगर DC करंट है तो वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में अगर फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि F बहुत हाई है, ठीक है, तो XL की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि F की वैल्यू हाई है तो XL की वैल्यू भी हाई होगी। तो जो करंट होगा वो बहुत कम होगा या काफ़ी लो होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंडक्टर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, सही से हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट को भेज नहीं पाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैन नॉट पास थ्रू इंडक्टर, बट DC करंट कैन इजीली पास थ्रू द इंडक्टर, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी। सो DC करंट passes easily through inductor। ठीक है, हाँ, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देगा, जबकि जो इंडक्टर होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक कर देगा। एक और चीज़ मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक होता है क्वालिटी फैक्टर, जो कि होता है 1/R√L/C के इक्वल। क्वालिटी फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी जो कि सर्किट के जो शार्पनेस होगी उसको रिप्रेजेंट करेगी, क्वालिटी फैक्टर। एक और चीज़, DC करंट इजीली पास हो सकता है, क्यों? देखो, फॉर DC करंट XL की वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 अगर हो जाएगी तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब XL की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करंट कितना रहेगा, करंट रहेगा हाई। इसलिए DC करंट इजीली पास हो जाता है इंडक्टर से, लेकिन DC करंट ब्लॉक हो जाता है बाय द कैपेसिटर। तो इतनी चीज़ें हमने LCR सर्किट में सीखी, और हमने सीखा कि जो कैपेसिटर होगा वो किसको ब्लॉक कर देगा। तो कैपेसिटर ब्लॉक करेगा डायरेक्ट करंट को, DC को। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन में XL की वैल्यू XC के बराबर हो गई, और एक और कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, क्या कि VL की वैल्यू VC के इक्वल हो जाएगी, यानी कि VL माइनस VC 0 हो जाएगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो होगी जो भी आप बाहर से सोर्स से वोल्टेज भेजोगे उसी के इक्वल। यानी कि मैं कह सकता हूँ VR जो होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो जो भी आउटपुट वोल्टेज है, मतलब सोर्स वोल्टेज, उसके इक्वल हो जाएगी। अब जो हमने सीखा उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर तो इक्वल हो जाती है, और जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सोर्स वोल्टेज का मतलब सप्लाई वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर रेजोनेंस कंडीशन में
सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्यों ऐसा होगा। जितनी भी वोल्टेज है VL माइनस VC तो जीरो हो चुका होगा। जब VL माइनस VC जीरो हो चुका होगा तो V इक्वल टू किसके बराबर आएगा, VR के सिर्फ। तो ये हो गया हमारा आंसर सही है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज LCR सर्किट मैग्नीफाई द फॉलोइंग एट रेजोनेंस। देखो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस में जो पूरा सर्किट है LCR वो एक प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगी वो जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसके इक्वल होगी। और जो पहले कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हुए सर्किट में वो पहले कुछ वोल्टेज ले रहे होंगे, लेकिन अब तो वो ऐसा मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो सर्किट में है ही नहीं, सिर्फ रजिस्टर है। तो जो वोल्टेज अक्रॉस L और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर थी VL माइनस VC जीरो हो गया था हमारा, इक्वल टू जीरो। तो उन दोनों पर कोई भी वोल्टेज अब कंज्यूम नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस R मैग्नीफाई हो गई होगी। तो हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज, इसमें जो आंसर होगा वो होगा वोल्टेज, यानी कि क्या मैग्नीफाई होगा, वोल्टेज किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि अब कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं है उस वोल्टेज को खाने के लिए जो बैटरी सप्लाई कर रही थी। अब जितनी भी बैटरी सप्लाई करेगी वोल्टेज वो सारा रजिस्टर अकेला खाएगा। नेक्स्ट है, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है, और वैसे इम्पीडेंस की फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर R के इक्वल हो जाती है क्योंकि XL की वैल्यू XC के बराबर होती है कब, रेजोनेंस कंडीशन में। ये सब मैंने आपको बताया था। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कि इम्पीडेंस की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी, सर्किट प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर DC कितना होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो XL होता है, और वो किसके बराबर होता है, 2 πfl के। DC करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, जीरो। नेक्स्ट है, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट XC और फ्रीक्वेंसी का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा होगा। तो मैंने ये प्लॉट करवाया था अभी आपको। देखो XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 πfc। 1/2 πfc यानी कि जो XC होगा वो इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। तो जब आप ग्राफ बनाओगे XC और फ्रीक्वेंसी का तो कुछ इस तरह से आएगा, और ये नेचर क्या हो गया, ये हो गया हाइपरबोलिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था XL की वैल्यू 2 πfl के इक्वल होती है, यानी कि XL डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो XL भी इंक्रीज होगा। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसकी स्लोप रहेगी पॉजिटिव। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस DC के लिए कितना होगा। मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक कर देता है DC करंट को, ब्लॉक करता है किसको, DC को। रीजन क्या बताया था, देखो एक्चुअली जो XC होता है वो होता है 1/2 πfc। XC की वैल्यू होती है 1/2 πfc। अब DC करंट के लिए F की वैल्यू होती है 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XC की वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाए इन्फिनाइट। अब XC की वैल्यू इन्फिनाइट है, इसका मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत कम होगी या 0 होगी। इसीलिए जो कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक कर देता है DC करंट को। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट इज इंक्रीज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। ये ग्राफ मैंने आपको बताया था। देखो ये ग्राफ है इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये ग्राफ है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो इम्पीडेंस का देखा जाए, जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो इम्पीडेंस पहले डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम हो जाएगा ओमेगा पर, R पर, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। तो इसमें यही पूछा था कि LCR सर्किट में इम्पीडेंस किस तरह से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था इम्पीडेंस Z, और अगर फ्रीक्वेंसी के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे ओमेगा के बीच में तो इस तरह से आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पहले ये डिक्रीज होगा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और फिर मैक्सिमम, फिर वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखा है फोर्थ ऑप्शन में, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेज आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम वैल्यू। तो वो इसी ग्राफ से पता चल पा रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड LCR सर्किट इज इंक्रीज। इस बार करंट के बारे में पूछ लिया। तो करंट का मैंने आपको कुछ इस तरह से ग्राफ बताया था फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, कि पहले
जो करंट होता है वो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करता है? रेजोनेंस कंडीशन में, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो हमारा सही आंसर होगा पहले इंक्रीज करेगा देन डिक्रीज करेगा आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इम्पीडेंस का ठीक उल्टा रहेगा, इसमें इम्पीडेंस में ये रहता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अपने ऑपरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता? तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में 1.2 पाई एफ सी आता है, यानी कि कैपेसिटर में जो भी ऑपरेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। इंडक्टर में एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, तो एक्सएल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो भी एक्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एसी वोल्टेज सोर्स की अगर अब मैं इक्वेशन बताऊं तो वी नॉट साइन ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी होता है, तो वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना रजिस्टर, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल किसके बराबर हो जाती है? वीएल किसके बराबर हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था वीएल बराबर हो जाता है वीसी के, क्योंकि नेट वोल्टेज क्या होती है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वी एल और वी सी इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो जितने भी क्वेश्चन एलसीआर सर्किट से पूछे गए थे वो सब हमने